Yes, good evening. तो भाई सोशल फार्मेसी है ना। आज जो सब्जेक्ट है दैट इज सोशल फार्मेसी। ये सब्जेक्ट भी एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में है, चाहे एग्जिट एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम हो। सभी जगह अब जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट इन्होंने कॉमन कर दिए हैं। एज सच जैसे पुराने सब्जेक्ट थे वैसे ही 75 आवर्स और 3 आवर्स पर वीक, मतलब हर हफ्ते 3 सब्जेक्ट। ठीक, चलो भाई, इसका ईआर कोड 2015T है। ठीक, कोर्स का कोड है। देखते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सोशल फार्मेसी है वो व्यवहारिक है, मतलब रट्टाफिकेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। बस जैसे सामाजिक फार्मेसी होती ना, बिल्कुल उसी तरीके से समझदारी से काम लेना है, समझदारी से लिखना है, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, इसमें क्या है कि डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का। तो सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन जैसे कम्युनिटी फार्मेसी से काफी हद तक मिलता जुलता है। सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। बेसिक स्कोप क्या है, हर पल पब्लिक की हेल्थ को इंप्रूव करना, पब्लिक के अंदर बीमारियों से रिलेटेड अवेयरनेस जगाना, दवाओं से रिलेटेड अवेयरनेस जगाना। मींस मेन काम ही इनका सामाजिक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, सोशल फार्मेसी में रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ के बारे में बात होगी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलग अलग फंडे हैं। जैसे WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या है। अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ हेल्थ इंडिकेटर हैं जिनको देख के इस बात का पता लगाया जा सकता है, आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि आप किस हद तक स्वस्थ हैं या आपको कितनी काउंसलिंग की जरूरत है। राइट, तो काफी आसान आसान से टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो और आसान लगेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव से है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया किस तरीके से है, नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के हेल्थ मिशन चलाए हैं, उनके बारे में भी इसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के कोलैबोरेशन में चीजें चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि भाई सोशल फार्मेसी के सुधार में उनका क्या रोल है। इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोले तो MDG, शॉर्ट नोट ऑन MDG भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ MDG भी पूछ लेते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ठीक, फिर FIP डेवलपमेंट गोल्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, 1 by 1। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब ये बीमार पड़ने से पहले क्या क्या मेजर्स लिए जाएं कि बीमारी हो ही नहीं। भाई कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि कोई बीमार पड़ो उसके बाद, भाई बहुत लोग हैं, बहुत फैटी हैं, बहुत वजन बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता चला जा रहा है, शुगर बढ़ गई, तो कहने का मतलब एक बार बीमारी लग जाए उसके बाद डॉक्टर बोले कि अब भाई आपको 2 घंटे या 2 4 6 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, मीन सारे प्रिकॉशन डॉक्टर बता दे और बताने के बाद आप शुरू करो फिर भी खास प्रभाव ना हो, उससे अच्छा है कि डॉक्टर बताए पहले ही सुधर जाओ। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बीमार होने ही ना पाओ। तो वही चीज यहाँ पे प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट का सोशल फार्मेसी में, फार्मासिस्ट का क्या रोल है जिसकी वजह से वो पब्लिक हेल्थ में सुधार कर सके, बीमारी फैलने ही ना पाए। तो भाई जाहिर सी बात है, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कि पब्लिक को केवल ये असलियत बता दो कि कोई भी बीमारी कितनी खतरनाक है। अब जैसे कोविड-19 था
कोविड-19 की सच्चाई हर किसी को बता दी गई टीवी के माध्यम से। तो उसमें स्थिति ये थी कि लोगों के खुद के अपने परिजन भी जो खत्म हुए कोविड से, उनको भी गंगा के किनारे लोग छोड़ के चले आए, उनका भी क्रियाक्रम पूरा नहीं किया। तो पब्लिक किसी की नहीं होती, खाली सच्चाई बता दो कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है अपने आप। जब डॉक्टर बोलता भाई तुम्हारा अंत समय आ गया, अगर इतना काम ना करोगे तो फिर तुम गए काम से, बताओ। फिर तुम्हारी नींद ऐसे खुलती नहीं, 7 बजे तक तुम 4 बजे उठ के स्टेडियम के चक्कर भी लगाना शुरू कर देते हो, खूब पानी भी पी लेते हो, और बाहर का जितना जंक फूड, पिज्जा, बर्गर है, ये सब भी छोड़ देते हो। मैं कहता हूं यही काम पहले कर लो ना, डॉक्टर के बताने के पहले। आजकल तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज ट्रेंड में है? स्ट्रीट फूड पे पहुंच जाओ तो फिर कुछ बचना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब तो फार्मासिस्ट का रोल यही है कि पब्लिक को बता दे कि भाई अगर तुम ये पिज्जा बर्गर खाते हो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी आंतों का कैंसर भी करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मटेरियल पड़ते हैं वो इतने खतरनाक हैं और इतने बिलो स्टैंडर्ड के। अब आप सोच के देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चीजें अच्छी नहीं मिलती, स्ट्रीट कॉर्नर वाले किस लेवल की चीजें इस्तेमाल करते होंगे, इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, राइट। तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिर डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हो, डेमोग्राफी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है, और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आजकल ट्रेंड चला है फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट एंड बॉटल फीडिंग। क्या नुकसान है अगर बच्चा बॉटल फीडिंग करता है, या मां के दूध की जगह मिल्क सब्स्टिट्यूएंट जो दूध का पाउडर मिलता है, अगर बच्चे को वो दिए जाते तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन के बारे में, जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होता है। फिर इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण क्या होता है ना। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ मींस पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मींस पानी पीना तो अच्छा होता ही है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस, भाई हमको पता है कि हमारे शरीर का लगभग 65% पार्ट पानी का बना है, मींस आधे से ज्यादा पार्ट तो पानी का है शरीर में, आधे से ज्यादा तो पानी है। तो सेफ और शुद्ध पानी का इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर गड़बड़ पानी पियोगे तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां हैं जो पानी से होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हवा से होती हैं। तो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, फिर सीवेज एंड सॉलिड डिस्पोजल, जो वेस्ट निकलता है घरों में, हॉस्पिटल्स में, कॉलोनियों में, उनका किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से डिस्पोजल किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल इलनेस, लोगों को जॉब में इतना स्ट्रेस है आज की डेट में, भाई कॉर्पोरेट में या प्राइवेट जॉब में चले जाओ, देखो चूस लेते हैं आपको, यह स्थिति है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछो स्थिति क्या होगी, है ना। साइको सोशल फार्मेसी, ड्रग का मिसयूज या ड्रग का एब्यूज, मींस बिना किसी वजह से ड्रग को लेना। जैसे शुरू में नींद की गोली लेते थे कि नींद आ जाए, अब नशे के लिए है, चरस, गांजा, हेरोइन, लत लग गई इसकी, ठीक। साइकोट्रोपिक्स, नारकोटिक, एल्कोहल, तंबाकू वाले प्रोडक्ट। तो सोशल इंपैक्ट क्या होगा अगर किसी को इस तरह की एडिक्शन लग जाए। सुइसाइडल बिहेवियर हो जाता है, नशे की लत जिसको लग जाए, अगर ना नशा मिले तो उनको क्या होता है, सुइसाइडल बिहेवियर, है ना। फिर तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में। न्यूट्रिशन दो तरीके के, मैक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट। कहते हैं ना फाइबरस डाइट खाइए, तो वो जो फाइबर्स है उसका क्या रोल है आपकी डाइट में। भाई आपकी इंटेस्टाइन को अगर क्लीन रखना है तो फाइबर्स जरूरी है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट, है ना। बैलेंस डाइट क्या होती है, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन सी हैं, इफेक्ट ऑफ जंक फूड, पिज्जा बर्गर स्ट्रीट फूड वाले क्या है, जंक फूड, है ना। तो जंक फूड क्या होता है, कैलोरिफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरियस फूड,
फूड का फोर्टिफिकेशन, मतलब फूड में और ज्यादा न्यूट्रिशन डालने को, जैसे दूध में फिर और दूध के न्यूट्रिशन डालने हैं तो लोग हॉर्लिक्स कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लान वगैरह डाल देते हैं, है ना। तो इस क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। इंट्रोडक्शन फूड सेफ्टी, फूड में जो मिलावट है उसके इफेक्ट क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग, जो आजकल खेती में या बाकी जो भी पदार्थ बनते हैं, चाहे आपके घर का मसाला हो या दूध का पैकेट हो, कुछ भी इस्तेमाल की जा रही हो, दवाएं हो, हर चीज में पेस्टिसाइड होते हैं और इस पेस्टिसाइड के क्या नुकसान उसके बारे में बात करेंगे। जेनेटिकली फूड को मॉडिफाई, भाई हाइब्रिड आजकल खेती हो रही है ना, तो उसी तरह से हाइब्रिड दवाएं भी बन रही हैं। डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट, इन फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एंड एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग द टर्म एज द, जो बीमारियां थी एपिडेमिक है या पैंडेमिक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हुई तो एपिडेमिक, और है ना एपिडेमिक, और पूरे वर्ल्ड वाइड हुई तो पैंडेमिक या एंडेमिक, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आउटब्रेक, क्वारंटाइन। भाई आउटब्रेक मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, जैसे कोविड में हुआ तो फिर उनको क्या किया जाता था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। क्या किया जाता था, 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया जाता था, उनको आइसोलेट किया जाता था, ठीक। 14 डेज के लिए क्यों, क्योंकि कोविड 19 का इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड में किसी भी वायरस बैक्टीरिया का कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जान लो, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो सिर्फ ग्रोथ करता है, अपने सिम्टम नहीं दिखाता। जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तब बीमारी के सिम्टम नजर आते हैं। इसीलिए बहुत सारी बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं, आप किसी पर्सन से आज मिलते हो, उसके लक्षण आपको महीने भर बाद पता चलते हैं, फिर आप सोचते हो कि ये बीमारी कहां से लगी, या हफ्ते भर बाद पता चलते हैं, क्यों, क्योंकि उतने टाइम का उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी क्या होती है ना, बीमारी कितना पड़ते हैं और मृत्यु दर क्या है। पॉजिटिव एजेंट एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब ये जितनी बीमारियां हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं, ठीक। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में पोलियोमिलाइटिस, वायरस हेपेटाइटिस, कोलेरा, एक्यूट डायरियल डिजीज, टाइफाइड, एमीबियासिस, वॉर्म इन्फेस्टेशन एंड फूड पॉइजनिंग, ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल यानी जीआईटी ट्रैक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, चिकनगुनिया, आर्थ्रोपोड बॉर्न मींस वेक्टर बॉर्न डिजीज है। सरफेस इन्फेक्शन, ट्राइकोमा, टिटनस, लेप्रोसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी, एड्स, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंडिया के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऑन गोइंग प्रोग्राम बहुत सारे पहले से चलते आए हैं, बहुत सारों को अपडेट किया गया, बहुत सारे प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं, मींस पब्लिक की हेल्थ को सुधारने के लिए, ठीक है। तो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शनिंग है, उनसे क्या फायदा मिला है, और इन ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में फार्मेको इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, और फार्मेको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मींस दवाओं के साथ इकोनॉमिक का ज्ञान, इकोनॉमिक्स का विज्ञान, मींस सस्ती दवाएं, है ना, सस्ती और इफेक्टिव दवाएं किस तरीके से पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है, इसके बारे में भी अवेयर करना। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि सोशल फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सबसे आसान सब्जेक्ट है, जिसमें अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते में पूरी सोशल फार्मेसी खत्म कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन है ही नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है, समझ गए, समझने वाला सब्जेक्ट, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं। फार्मास्यूटिक्स और सोशल फार्मेसी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाते हैं, ठीक। बाकी मैं पढ़ा दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट थे, पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी हमने आपको पूरी तरह से दे दी है। इन सिलेबस को देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, राइट। बाकी कल सैटरडे है, मंडे से कोशिश करते धीरे धीरे करके हम क्लासेस चालू करते, बाकी धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे। आपके संज्ञान में जो भी बच्चे हों जो फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं, आप लिंक शेयर करते रहो दोस्तों को, जितने जल्दी बच्चे जुड़ते जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग अपना कोर्स स्पीड अप कर देंगे। वैसे भी अभी यूपीबीटी की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई है ना, तो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अपने आप बच्चे जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक। चलो भाई, बाय बाय।